आज हम लोग देखेंगे UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में ये पैदा हुई। क्यों कब कैसे पैदा हुई? अर्थ समिट हुई थी। और ये अर्थ समिट कहाँ हुई थी? रियो में हुई थी। वहां पे 3 बच्चे पैदा हुए थे, एक UNFCCC, एक थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक मरुस्थलीकरण के लिए डेजर्टिफिकेशन। इसके नाम में क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज तो हम आप देख ही रहे हैं, रोज बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही, रोज परेशान है, पानी कब गिरेगा, पानी कब गिरेगा। कोई गधे की पूजा कर रहा है, कोई शव यात्रा निकाल रहा है, कोई हवन कर रहा है, मंत्री जी अलग बोल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो है भाई, जिस मौसम में जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, इसलिए क्लाइमेट चेंज है। तो ये जो संस्था बनी UNFCCC, इसने बोला कि हम हर साल मिलेंगे, हम हर साल मिलेंगे, एक बैठक करेंगे दुनिया भर के देशों के साथ, उससे कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ध्यान रखिए, इसने बोला हम एनुअली मिलेंगे, हर साल मिलेंगे। इस साल जो कोप की बैठक होनी है वो होनी 26वीं। 2021 में जो बैठक होगी वो 26वीं बैठक होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो ये बैठक होगी तो यहाँ हम बात क्या करेंगे? यहाँ हम ये बात करेंगे किस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग से बचें, किस तरह हम अपने डेवलप जो एनवायरनमेंट है उसको कम नुकसान पहुंचाएं, किस तरह ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम करें। ये सब बातें होंगी अल्टीमेटली कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है कि भाई तुम्हारा भी विकास हो, पेड़ों का भी विकास हो, जानवरों का भी विकास हो। बढ़िया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इस बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो लीगली नॉन बाइंडिंग होगा। मतलब इस बैठक में हर देश आके जो वादा करते, जो निष्कर्ष निकले, वो ऐसा नहीं कि मानना ही है, बाध्यकारी है, लीगली नॉन बाइंडिंग रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अमूमन हर साल ये लोग मिल रहे हैं। इस बार की जो बैठक होगी वो यूके में होगी, यूके कोप 26 यूके में होगी। और इस वाली जो बैठक होगी यूके में, इसको जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनका नाम है, जैसे आपके जो फेवरेट सर है उनका नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा सर। तो वीरेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो इस बार की यूके की जो कोप बैठक होगी 26वीं, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब ये एक तरह से चीफ कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। तो वीरेंद्र शर्मा सर जो है, मतलब वीरेंद्र शर्मा जी जो है, ये यूके की जो बैठक होगी COP 26 इस साल होगी 2021 में, उसको क्या कर रहे हैं? व्यवस्था करेंगे। बढ़िया है। अब ये जो कोप हो रही है हर साल, अमूमन हर साल हो रही है, ऐसा नहीं बोला कि लगातार कभी छुट्टी नहीं हुई है, लेकिन अमूमन हर साल हो रही। इस बार 26वीं होगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तीसरी बैठक और 21वीं बैठक। तीसरी बैठक हुई थी जापान के शहर क्योटो में। तीसरी नहीं, 92 93 94, हाँ तीसरी ही है। और ये हुई थी पेरिस में, 21वीं बैठक हुई थी पेरिस में। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इन दोनों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी हर साल होती है, इस बार यूके में हो रही, जो होगा देख लेंगे। ठीक है। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये जो बैठक हुई थी क्योटो में, इसके साथ कुछ नियम निर्देश निकले थे, कुछ रेगुलेशंस निकले थे, उन्हें कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस में जो समझौता हुआ है, इसे पेरिस प्रोटोकॉल भी कह देते हैं, पेरिस अकॉर्ड भी कह देते हैं, वो भी हमें जानना है। तो अभी आप ये जानिए कि ये जो संस्था है ये 1992 में पैदा हुआ है। कहाँ से पैदा हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या मेन रोल है? हर साल ये बैठक करता है, इसकी बैठक को कोप कहते हैं। इसकी 26वीं कोप यूके में हो रही है, जो 2021 में होगी। उसको ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं उनका नाम वीरेंद्र शर्मा है। ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी इसका बेसिक समझ में है, UNFCCC का बेसिक बता दीजिए। क्योंकि हम क्योटो और पेरिस को तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो ठीक है। जरूरी भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्योटो प्रोटोकॉल है। कंफ्यूजिंग ही बहुत ज्यादा है, तो ये कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। अच्छा, अगली जो संस्था पैदा हुई थी 1992 में, मैंने बोला 3 बच्चे आए, 3 बच्चे पैदा हुए। इनके इनके गठन देखो, इनका गठन 1992 में हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिस साल मतलब ये बात हो गई थी अर्थ समिट में कि भैया हमें ये 3 संस्थाएं बनानी है, लेकिन इनको बनते बनते 2 साल लग गए। मतलब इन रियलिटी ये 1994 से काम करना शुरू किया। ठीक है। तो ये जो संस्था है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
यानी जैव विविधता के लिए काम कर रही, जैव विविधता के लिए। जैव मतलब जीवन, और जीवन देखिए मनुष्यों में भी है, जानवरों में भी है, पेड़ पौधों में भी। विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, कि भैया आपको जो मेढक है उसकी 10 प्रजाति मिल रही, तितलियों की 50 वैरायटीज मिल रही, सांप की 500 वैरायटी मिल रही। ये क्या है? ये वैरायटी है। एक तरह के सांप नहीं है, हर वैरायटी के सांप है। जिससे आपको डसवाना है डस लिवा लीजिए, है ना। तो कन्वेंशन और जो ऑफ जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये भी पैदा हुआ था अर्थ समिट में। लेकिन ध्यान रखना है, ये लीगली बाइंडिंग है। इसकी बैठक में जो तय होगा, भारत इन सब बैठकों में आता है क्योंकि भारत सबका सिग्नेटरी है, भारत ने सबको साइन करके रखा है और रेटिफाई भी करके रखा है। मैंने दोनों का अंतर बता दिया है। लेकिन इनकी बैठक में जो कहा जाता है वो मानना ही पड़ता है, लीगली बाइंडिंग। अच्छा, अब इसकी बैठक में क्या है? जैव विविधता को बचाना है। इसका मतलब अगर कहीं जंगल है, भाई जंगल है तो पेड़ पौधे होंगे वैरायटीज के, जंगल है तो जानवर होंगे, जंगल है तो नदियां होंगी, पहाड़ होंगे, झरने होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको बचाना है, इन्वायरमेंट को बचा लो, तो ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बची जाएगी। और यहाँ पे ये कहा गया है कि आप डेवलपमेंट जितना करना है करिए, लेकिन ध्यान रखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे हम इंडिया की बात करें तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ये बायोलॉजिकली हॉट स्पॉट में आता है, ठीक है। या जिसे कहते हैं वर्ल्ड के बायोलॉजिकली हॉट स्पॉट में आता है, ये वाला हिस्सा है। एक ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा ये आता है, तो ईस्टर्न घाट का कुछ हिस्सा आता है। मतलब यहाँ पे छोटी सी जगह पे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। इसकी भी अलग अलग डेफिनेशन है, उनसे जुड़ा हुआ कोई करंट अफेयर्स आएगा तो मैं पूरी डेफिनेशन क्लियर करूंगा कि कौन सी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्या शर्तें होती हैं, ये सब बता दूंगा। लेकिन मोटे तौर पे कि कुछ ऐसे इलाके जैसे पश्चिमी घाट का, देखो पश्चिमी घाट में के जब कभी दर्शन करना हो ना, तो मुंबई से ट्रेन में बैठना और गोवा चले आना, और थोड़ा आगे हो तो गोवा के बाद यहाँ चले आना, अलप्पी अलप्पुझा चले आना। तो ये जो पूरे रास्ते से आपकी ट्रेन जाएगी ना, तो ये आप पूरा पश्चिमी घाट ही देखेंगे। एक तरफ समंदर बह रहा है, एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पुलों से आपकी ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये लीगली बाइंडिंग है, और ये भी कब पैदा हुई थी? अर्थ समिट में पैदा हुई थी। बार बार इसमें एम्फोसाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको याद रहे अर्थ समिट में क्या क्या आया है, कौन सी चीज लीगली बाइंडिंग, कौन सी चीज लीगली नॉन बाइंडिंग। अब जैसे मैंने बोला, इसमें जो भी बातें होंगी वो माननी पड़ेगी। तो इस सीबीडी ने इतने सालों में 2 प्रोटोकॉल पैदा किए। इस सीबीडी ने इतने सालों की बैठक में 2 प्रोटोकॉल यानी 2 नियम बनाए। एक जो नियम है उसे कहते हैं कार्ताजीना प्रोटोकॉल, कार्तेजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी मतलब ये होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कोरोना वायरस की बात ले लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये लैब से बना है। अगर ये लैब से बना है, इन केस मान लेते हैं ये लैब से बना है, तो ये बायो हैजार्ड है, क्योंकि लैब से बना है, इसको हमने कल्चर किया है, और ये वायरस है मतलब इसमें जीवन है, और इसने लोगों को परेशान किया है, लोगों को मारा है, और तो ये बायो हैजार्ड है। तो अगर हम कुछ भी ऐसा काम करें जिससे हम जीवन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, भाई लैब में तो हम पेड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वायरस की स्टडी के लिए हम कल्चर करते हैं, टिश्यूज को कल्चर करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें माननी होंगी, क्या क्या नियम कायदे कानून को अपनाना पड़ेगा, उसके लिए कार्ताजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी सन 2000 में ये आया था। और 2010 तक इसकी जो नियम कायदे कानून थे वो खत्म हो गए। भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। उसके बाद उसी चीज को आगे बढ़ाया गया नगोया प्रोटोकॉल में। तो ये दोनों असल में शहर है। कार्ताजीना किस देश में है मैं नहीं बताऊंगा, आप सर्च करना। नगोया किस देश में है आप सर्च करना। लेकिन ये दोनों जो प्रोटोकॉल हैं, ये बायोसेफ्टी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये दोनों के पप्पा कौन है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नागोया का बाद में आया है 2010 में, कार्ताजीना आया है 2000 में। अब ये बताओ, क्या ये दोनों प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग होगी कि नॉन बाइंडिंग होंगे? ये बता दीजिए मुझे, चैट में बताइएगा। क्या कार्ताजीना और नागोया लीगली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब इनके भाई साहब ही लीगली बाइंडिंग है, तो इनके द्वारा जो कुछ भी बनाया जाएगा वो लीगली बाइंडिंग होगा, मतलब मानना ही पड़ेगा सरकारों को, सरकारों को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर बात। इसकी भी बैठक होती है, इसकी बैठक को भी हम कोप कहते हैं। तो जब भी कोप होती है, देखो पहली चीज तो हमारे देश में इनकी जल्दी बैठक होती नहीं है, लेकिन जब भी हमारे देश में इनकी कोई बैठक होती है ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई भारत को सौभाग्य मिला है कि इनकी बैठक
और अगर हो रही है तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी बैठक हमारे यहाँ हुई है, क्या इसका वेन्यू था, किस शहर में हुई थी और किसका कोप था। सीबीडी की भी बैठक को भी कोप कहेंगे, यूएनएफसीसीसी की बैठक को भी कोप कहेंगे, और अभी हम जो मरुस्थलीकरण वाले डेजर्टिफिकेशन वाली जो बात करने वाले हैं यूएनसीसीडी की, उसकी बैठक को भी कोप कहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कोप होती है वो किसकी होती है? यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें बवाल बहुत होते हैं, बातचीत बहुत होती है। वाह यार, कृतिका ने बताया कार्तेजीना कोलंबिया में, वेरी गुड। ठीक है, अब हम तीसरे बच्चे के पास चलते हैं। इस बच्चे का जन्म भी 1992 में हुआ है, लेकिन देखो इसमें इसने सही लिखा है कि 1994 से काम करना शुरू किया है, लेकिन आप ध्यान रखिए इन सबका जन्म कब हुआ है? अर्थ समिट 1992 में। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएन मतलब क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस। और सीसीडी मतलब क्या होता है? कैफे कॉफी डे, जहां अपन कॉफी पीने चलेंगे। लेकिन सीसीडी का मतलब होता है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन मतलब हमें मरुस्थलीकरण, कॉम्बैट मतलब होता है लड़ना, डेसर्टिफिकेशन से हमें लड़ना है। हमें अपनी मिट्टी को रेत नहीं बनने देना है, हमें अपनी मिट्टी को बंजर नहीं बनने देना है। तो इसके लिए जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब संगोष्ठी, इस बैठक, गैदरिंग, गेट टुगेदर, कन्वेंशन मतलब ये होता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। और इसकी इसकी जो कोप 14 थी, इसकी जो 14वीं बैठक थी ना, 14th बैठक थी, वो हमारे देश में हुई थी, नोएडा में। ये हमारे देश में नोएडा में हुई। स्टैटिक आप लोग देख लेना। अच्छा, इसके नाम से क्लियर है कि हमें क्या करना है? हमें अपनी मिट्टी को सैंड, मतलब देखो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी कैसी होती है? अगर आपने उसको हाथ से उठाया तो उसको आप मसल सकते हो, लेकिन वही में अगर मैं आपको रेत दे दूं, रेत, और मैं बोलूं उसको मसल के दिखाओ, तो आप उसको कितनी भी दम लगा लो, उसका आप चूरा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो कड़क हो गई है, वो ग्रेन्यूल्स बन गई है, वो कंकड़ बन गई है। तो जिसे आम भाषा में कहते हैं ना, कंकड़ पत्थर बन जाना, कंकड़ पत्थर में कुछ चीज नहीं उगता। और ये मिट्टी जो होती है, इस पर बहुत ज्यादा अगर हीट मिल जाए, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो धीमे धीमे ये कंकड़ पत्थर बन जाती है। तो हमें अपनी मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को कंकड़ पत्थर नहीं बनाना है। कंकड़ पत्थर बना मतलब मरुस्थलीकरण हो गया है, क्योंकि कंकड़ पत्थर में भी कुछ चीज उगता नहीं है। तो हमें अपनी मिट्टी को हमेशा मिट्टी बना के रखना है, उसको कंकड़ पत्थर बनने नहीं देना है। और इसमें जो बात की जाती है वो भी लीगली बाइंडिंग है। इसका मतलब हमने ये देखा, अर्थ समिट में 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से यूएनएफसीसीसी को छोड़कर बाकी दोनों जो बच्चे हैं, सीबीडी और यूएनसीसीडी, इनके द्वारा कहे गई बातों को मानना बाध्यकारी होता है। दे आर लीगली बाइंडिंग, दे आर लीगली बाइंडिंग। अच्छा, जब जो चीज लीगली बाइंडिंग होती है, जो चीज आपको करना ही होता है, मैं कहूंगा भैया इस क्लास में आपको 2 घंटे बैठना ही है, तो फिर हो सकता है रोज आप इस क्लास में नहीं आए, या 2 घंटे का सर ने कंपल्शन लगा दिया है। तो जहाँ पे कंपल्शन होता है, जहाँ पे जिसे कहते हैं कि मजबूरी फंसती है ना, वहां बहुत से देश भाग जाते हैं। और भागता कौन है? जिसके मन में चोर होता है। तो जो बड़े बड़े देश होते हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ये सब भाग जाते हैं, क्योंकि भाई ये लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के चक्कर में नदियां सुखा देंगे, जंगल काट देंगे, और जब ये सब काटेंगे तो भाई यूएनसीसीडी की बातों का उल्लंघन होगा, तो यूएनसीसीडी इन पे फाइन मारेगा, इनको चिल्लाएगा। तो बड़े बड़े देश इससे भाग जाते हैं, विड्रू कर लेते हैं, भैया कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हमसे ना हो पाए। अमूमन आप ये देखेंगे एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स में कि जो लीगली बाइंडिंग होंगे, उसी से देश भागना शुरू कर देंगे कि हम तो मानते ही नहीं, जाओ। और ट्रम्प चचा ने तो बोल ही दिया, क्लाइमेट चेंज कुछ होता ही नहीं है। अब भाई उनकी उम्र निकल गई, 75 साल के हो गए, 10-20 साल में मर जाएंगे, बुढ़ापा तो अपन लोगों का खराब होने वाला है। ठीक है, तो ये है यूएनसीसीडी के लिए। और बहुत जरूरी है, अगर मिट्टी बंजर बन गई ना, तो आप सोच लो, मिट्टी बंजर बन गई तो ना खाने को मिलेगा, ना पेड़ पौधे उगेंगे, ना ऑक्सीजन मिलेगा, और हम लोग उसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे फिर। तो मिट्टी को बंजर नहीं होने देना है। और जैसी हमारी हरकतें हैं, बोला जा रहा है अगले 10 साल में पूरा पंजाब रेगिस्तान बनने वाला है, और राजस्थान पूरा रेगिस्तान बनने वाला है। क्योंकि अगर हम अब इधर देखें तो इधर आता है थार थार डेजर्ट, जो पाकिस्तान और इंडिया में है, और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि बीच में एक, पता है आप लोग, यहाँ पे एक पहाड़ है, रेगिस्तान, यहाँ पे राजस्थान में एक पहाड़ है, कोई मुझे पता है उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? वेरी गुड, अरावली।
और आपको जानकर बड़ा ही गर्व महसूस होगा, पिछले 10 सालों में अरावली के पहाड़ को खोद दिया गया है, यानी कि पहाड़ों में जेसीबी ला ला के पूरे पहाड़ को काट दिया गया है, पहाड़ को एक तरह से समतल बना दिया गया है। कहीं कहीं तो पहाड़ पूरे गायब भी है। लोग कहते थे कि यहाँ एक पहाड़ हुआ करता था लेकिन अब है नहीं। इससे क्या हो रहा है, पहले ये जो थार डेजर्ट से जो हवाएं चलती थी, इनमें सैंड हुआ करती थी, वो ये पहाड़ सब रोक लेता था। लेकिन अब क्या, ये पहाड़ ही नहीं है, तो ये जो रेतीली तूफान है ना, हवाएं हैं, वो इस पार आ जा रही। और जब रेत आ गई आपके खेतों में, रेत आ गई, तो धीमे धीमे वो आपकी मिट्टी का पानी पी जाएगी और उसका पेट तो भरेगा नहीं, और वो आपकी मिट्टी को बंजर बना देगी। तो कई बार राजस्थान हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी करी थी, एक बहुत अच्छी बात कही थी, यार हमारे देश में ऐसे कौन से हनुमान हैं। आपको पता होगा हनुमान जी ने जो लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो उनके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो पूरा पर्वत लेके आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष के सटायर किया कि हमारे देश में ऐसे कौन से हनुमान पैदा हो गए जो पूरा पूरा अरावली ही लेके उड़े जा रहे हैं। ये एक सटायर था, पूरा अरावली खोद दिया इन लोगों ने। ये भू माफिया जो है, इन्होंने अरावली को की पहले मिट्टी बेची, फिर वहां पे प्लॉटिंग कर दी, फ्लैट बना दिया, और उन्होंने तो आज पैसे कमा लिए। 10 साल बाद ये पूरा रेगिस्तान इधर घुस जाएगा। ठीक है, खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी ऐसे हनुमान से बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी ने जो वो लाया, पर्वत लाया, वो उसका अच्छा यूज था, और यहाँ तो पर्वत ही आप खत्म कर डाले। हम बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल देखिए, उसमें कोप कोप 3 लिखा है, मतलब तीसरी बैठक थी 1997 में। क्योटो एक शहर है जापान का, बहुत ही खूबसूरत शहर है क्योटो, लेकिन जापान की राजधानी नहीं है। जब यहाँ पे लोग पहुंचे, बैठक हुई, किसकी बैठक हुई? UNFCCC की तीसरी बैठक थी, क्योटो में शहर में हुई थी। यहाँ पे कुछ बड़ी बातें की गई, और बड़ी बातें क्या की गई? बड़ी बातें ये की गई कि भैया हमें दुनिया भर के जो बड़े देश हैं, जो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में मैं अगर बोलूं तो CO2 आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है। कोप, हाँ, UNFCCC इसकी जो कोप है ना, ये हर साल होती है, एवरी ईयर। तो इसमें और भी बहुत सारी गैसेस आती हैं, और ये जो गैसेस होती है अल्टीमेटली क्या होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ही रहती है, और हमारा जो प्रपोर्शन है, देखो शिवानी, मैंने बोला था ये सारे बच्चे 1992 में पैदा हुए, लेकिन इनको इनको काम शुरू करने में 1994 हो गया। 1994 में इन सबका मुख्यालय बन पाया, काम शुरू हो पाया। तो को पहली जो इनकी बैठक हुई 95 में हुई, दूसरी 96 में हुई, और तीसरी 97 में हुई। ठीक है, तो ये बोला गया, इस क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया, दुनिया के वो बड़े देशों को पकड़ो यार जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, और उन देशों को रखो किसमें, Annex 1 कंट्रीज में। तो उस समय बड़े देश में कौन था? USA था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, कनाडा था, जर्मनी था, इटली था, ये बड़े देश थे। ये जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे अंधाधुंध हद किए पड़े हैं, उनको डाला गया Annex 1 कंट्रीज में। Annex 1 कंट्रीज में कौन से देश आएंगे जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं? ये टर्मिनोलॉजी आती है एग्जाम में, UPSC के कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है प्रीलिम्स में, बकायदा ऐसे ऐसे लिख के। कल मैं बनाऊंगा MCQ, तो वही उठा के सवाल दूंगा। तो जो बड़ी कंट्रीज थी, जो बहुत ज्यादा एमिशन कर रही थी, उनके टारगेट फिक्स किए थे। यहाँ पे कुछ टारगेट है, आप अपने एमिशन को कम करिए, एमिशन को कम करिए। दूसरा, इसमें बोला गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके एक अलग से कॉलम बनाया गया, उसका नाम था Annex 1। तो Annex 1 किसके लिए था? गैस के लिए था। और Annex 1 किसके लिए था? देश के लिए था। कंफ्यूज नहीं होना है ना। Annex 1 जो है वो कंट्रीज के लिए था, Annex 1 किसके लिए था? गैसेस के लिए। यहाँ पे गैस का नाम लिखा ही है, कार्बन, मीथेन, नाइट्रस, सल्फर, हेक्साफ्लोरिन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउसेस गैसेस होती है। और इसमें यह कहा गया कि ये जो बड़े देश हैं, ये इस तरह की गैसेस को बहुत सारा रिलीज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? दुनिया का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, दुनिया दिक्कत में आ रही। तो इन बड़े देशों को बोला गया आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जिससे आपका डेवलपमेंट भी चलता रहे और दुनिया को भला भी हो।
क्योंकि आप तो भाई डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं और आपके पास पैसा भी है, आपके यहाँ गर्मी पड़ेगी तो आप एसी खरीद लेंगे, लेकिन गरीब देश जो है अफ्रीका है वहां पे गर्मी बढ़ जाएगी तो एसी नहीं खरीद पाएंगे ना। आपके यहाँ गर्मी बढ़ेगी तो अपनी कार से चले जाएंगे। आपके पास बहुत पैसा है, नेक्स्ट 1 कंट्रीज है, दुनिया के बहुत सारे देश गरीब हैं जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या होगा। तो कुछ मैकेनिज्म यानी कुछ एक तरह से कहें कि कुछ उपाय सुझाए गए कि किस तरह आपका काम भी चले। और जो जो देश दुनिया के जो देश सफर कर रहे हैं, जैसे भारत बहुत सफर कर रहा है भाई, अमेरिका की हरकतों की वजह से भारत में तूफान आते हैं भाई, दुनिया का एनवायरनमेंट तो एक ही है ना। और जहां ज्यादा आबादी होगी वहां पे लोग भी मारे जाते हैं इस चक्कर में। तो 3 इसमें क्या किए गए, उपाय किए गए। ये 3 उपाय का नाम है, एक का उपाय का नाम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरे उपाय का नाम है एमिशन ट्रेडिंग और तीसरे उपाय का नाम है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है, इनको एक एक लाइन में समझा देता हूँ। ये उपाय करने को कहा गया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से मतलब ये है, क्लीन मतलब होता है सफाई करना, मतलब अब आप ऐसा विकास करिए जिसमें आप क्लीन एनर्जी का उपयोग करें। इसका क्या मतलब है सर क्लीन एनर्जी का? देखिए, मुझे बिजली चाहिए, तो एक तरीका है कि मैं कोयला जलाऊं, कोयले से भाप बनाऊं, भाप से टरबाइन घुमाऊं और बिजली बनाऊं, जिसे हम कहते हैं कि थर्मल पावर। और एक तरीका है कि मैं सोलर पैनल अपने घर में लगा लूं और सौर ऊर्जा से बिजली लूं। तो सौर ऊर्जा से जो मैंने बिजली बनाई वो है क्लीन एनर्जी, इससे कुछ पॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने कोयला जलाया तो उससे पॉल्यूशन हुआ। तो पहला इनको तरीका ये बताया गया कि अब आप जो भी विकास का काम करें, विकास के नाम पे आपको पावर चाहिए, बिजली चाहिए, तो आप जो भी करें कोशिश करिए कि आप जो अक्षय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल सोर्सेस उनका उपयोग करिए। और जब आप इसका उपयोग करेंगे तो इसको कहा जाएगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लियर हुई बात? रिप्लाई करिए। दूसरा जो है उसको कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग। क्या कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग? ये क्या है ये समझ लीजिए। एक देश है यूएसए, एक देश है जापान, ठीक। इनको एक तरह से कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट दिया गया। पहले आसान भाषा में समझाता हूँ। एक है राम, एक है श्याम। दोनों को इनके पापा ने 50-50 रुपए दिए। कितने कितने रुपए दिए? 50-50। कि जाओ बेटा मेला है, मेला घूम के आओ और ये 50 रुपए लो, जो खाना पीना खाओ। राम श्याम दोनों मेला देखने गए। राम ने मेला देखा लेकिन अपने 50 रुपए में से सिर्फ 30 रुपए खर्च किए, तो राम के पास तो 20 रुपए बचे हैं। और श्याम मेला देखने गया, इसी के साथ गया, तो इसको एक 70 रुपए की कार पसंद आ गई, इसके पास तो 50 रुपए थे। तो इसने राम से बोला, राम तेरे पास 20 रुपए बचे हैं ना, मुझको दे दे यार, क्योंकि मैं 70 रुपए की कार खरीदना चाहता हूँ, खिलौने वाली कार। तो राम ने इसको दे दिए अपने 20 रुपए, इसने कार खरीद ली। इसका मतलब ये हुआ कि राम जो है ये कम खर्चीला लड़का है, ये कम पैसे में अपना काम कर लेता है, ये अच्छा लड़का। और श्याम जो है ये बिगड़ा लड़का है, बिगड़ैल है। इसको जितना पैसा दिया उससे ज्यादा किसने सोचा भी और खरीदा भी। मतलब शाम को अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि 50 रुपए जेब में 70 रुपए का सामान सोचो आप। इसी कहानी को हम देशों के हिसाब से सोचते, इस कहानी को हम देशों में देखते। सभी देशों को एक निश्चित कार्बन क्रेडिट मिला, या एक तरह का पॉइंट मिला, मान लो 100 पॉइंट, कि आप इतने पॉइंट तक का धरती को पॉल्यूशन कर सकते हैं। 100 कार्बन क्रेडिट मतलब मोटे तौर पे ये है कि भैया आप एक निश्चित मात्रा में थर्मल पावर का उपयोग करके बिजली बना सकते हैं, आप एक निश्चित मात्रा में पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह का लिमिट है, इससे ज्यादा अगर आपने पॉल्यूशन फैलाया तो आप पे कार्बन क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, फिर आपको दंड लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो एक साल के लिए मान लो सबको 100-100 रुपए 100 कार्बन क्रेडिट मिले, एक पॉइंट है। यूएसए ने इतना पॉल्यूशन किया कि उसने 120 कार्बन क्रेडिट के बराबर पॉल्यूशन कर दिया। और जापान ने अपना अच्छा काम किया, उसने बिजली मतलब अच्छा काम किया, उसने ज्यादा पॉल्यूशन वाले काम नहीं किया, तो उसने सिर्फ 80 कार्बन क्रेडिट तक का पॉल्यूशन किया। मतलब उसके पास फिर भी 20 कार्बन बच रहा है। तो अमेरिका ने बोला यार मुझको 20 दे दे यार, क्योंकि मैंने ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया है। मतलब पॉल्यूशन को नापने के लिए कार्बन क्रेडिट की सिस्टम की गई।
तो अमेरिका ने इससे 20 कार्बन क्रेडिट खरीदे और इसके बदले में अमेरिका ने इसको क्या दिया, पैसा दिया। क्या दिया, पैसा। तो, तो जापान ने अपने कार्बन क्रेडिट का अच्छे से उपयोग किया और बचे हुए कार्बन क्रेडिट को उस देश को दे दिया जिसने ज्यादा उपयोग किया और उसके बदले में पैसा कमा लिया। तो ये जो कार्बन क्रेडिट थे दुनिया के हर देश को बराबर मिला। अफ्रीकन देश जो है वो तो बनी बनाई बात है, उनके पास इतना डेवलपमेंट नहीं, इतने पैसे नहीं कि वो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएं। और अमेरिका की तो बनी बनाई बात है कि जितना भी उसको दोगे उससे ऊपर ही निकल जाएगा। तो जो NX1 कंट्री है जो ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है उनको ये बोला गया आपको पॉल्यूशन फैलाना है फैलाइए, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा कूद जाएंगे ना, मान लो आपको 20 एक्स्ट्रा चाहिए, तो जिन देशों से आप एक्स्ट्रा 20 लोगे अगर उनके पास बचा है तो उनको आप पैसा दोगे। इससे क्या हो रहा, तुम पॉल्यूशन फैला रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसके बदले में तुम हमको पैसा दोगे। इसे कहा गया एमिशन ट्रेडिंग। क्या कहा गया, एमिशन। आपने एमिशन किया, आपने एमिशन एमिट किया, क्या एमिट किया आपने, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट की, उसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ। तो जो ज्यादा एमिट करेगा वो जो कम एमिट करेगा उससे वो खरीदेगा और उसको पैसा देगा। तो ये इसे कहा गया एमिशन ट्रेडिंग। इससे क्या हुआ, जो गरीब देश थे, तो जिनका डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं था, उनको पैसे मिले अमीर कंट्रीज से, NX1 कंट्रीज से पैसे मिले और वो पैसा उन्होंने अपने देश के डेवलपमेंट में लगाया। और अमीर कंट्रीज के लिए ये बात तक खत्म हो गई कि भैया तुम हर कुछ देख सुन के करो। इसने बोला भैया हमें तो जो करना है हम करेंगे, जितने कार्बन क्रेडिट कम पड़ रहे हैं दुनिया से खरीद लेंगे, वो दे देंगे पैसा। इसे कहा गया एमिशन ट्रेडिंग। क्लियर हुआ कि नहीं, रिप्लाई कर दीजिए। अच्छा, तीसरा है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो USA है NX1 कंट्री में आता है। NX1 में उस समय वो आ रहे थे जो बहुत बड़े देश थे, लेकिन उस समय ना भारत इतना बड़ा था ना चाइना इतना बड़ा था। आज सेकंड नंबर पे एमिशन करने में चाइना आता है, लेकिन उस समय नहीं था 1997 में। तो USA NX1 कंट्री में आता है। और NX2 कंट्री में जो आते थे, NX2 कंट्री में जो आते थे, मान लीजिए इंडिया था उस समय, ठीक है, मानना क्या इंडिया था ही उस समय, इंडिया चाइना था। अब ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो NX1 कंट्री है वो NXB कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लगाते थे, कोई भी प्रोजेक्ट लगाते थे। कैसा प्रोजेक्ट, जिससे क्लीन एनर्जी डेवलप हो। क्या, कौन सी डेवलप हो, क्लीन एनर्जी। जैसे मान लो अमेरिका ने बोला भारत से कि भारत मैं तुम्हारे देश में 500 मेगावाट का सोलर पैनल लगवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे देश में हाइड्रो पावर लगवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे देश में विंड टर्बाइन लगवा रहा हूँ। तो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा था, जो NX1 कंट्रीज थे वो NX2 कंट्रीज में कोई प्रोजेक्ट लगा रहे थे, मतलब पैसा इसका, देश इसका। इसे कहा गया ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इस बहाने जो अमीर देश थे उन्होंने गरीब देशों को या छोटे देशों को डेवलपमेंट में क्या करी, सहायता करी। ये है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर हुआ, रिप्लाई कर दीजिए। और ये तीनों चीज जो है ना, CDM, एमिशन ट्रेडिंग और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये कहाँ से निकला है, क्योटो प्रोटोकॉल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कार्ड बांध लो इस चीज को, आता है एग्जाम में और कंफ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं कहाँ से निकले हैं। अच्छा, इस क्योटो प्रोटोकॉल में एक बात और बोली गई थी कि देखो दुनिया के हर देश छोटे बड़े हैं, हर देशों में आबादी अलग अलग है, हर देशों के पास पैसे अलग अलग है, हर देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, हर देशों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग। भाई इस क्लास में हर बच्चे, जितने बच्चे आप लोग बैठे हो, सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है, सबके माँ बाप की एक जॉब नहीं है, सबके सबके घर एक जैसे नहीं है। तो भाई सबके सब सब अपने आप में स्पेशल है। इस तरह इसमें कहा गया हर देश अपने आप में स्पेशल है, सबके अलग प्रायोरिटीज है, सबके अलग अचीवमेंट्स, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन दुनिया तो एक ही है, धरती तो एक ही है, गोला, इसको तो हमें बचाना है। तो इसमें एक शब्द आया, क्या, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब दुनिया की सबकी जरूरतें एक ही है, कॉमन है, क्या, हमें अपनी धरती को बचाना है, हमें अपनी धरती को बचाना है। ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अलग अलग है। मतलब अमेरिका को धरती को बचाने का जिम्मा ज्यादा है क्योंकि भाई ज्यादा पोल्यूशन वो फैला रहा है, और जो मॉरिशस है उसको धरती बचाने का जिम्मा कम है क्योंकि वो कम कर रहा है। लेकिन सबका जिम्मा एक है,
सबके ऑब्जेक्टिव एक है, धरती को बचाना है। ये शब्द निकल के आया CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो देश जिस हिसाब से धरती को बर्बाद कर रहा है उस हिसाब से वो उसके टारगेट होने चाहिए कि वो किस तरह अपनी धरती को रिकवर करेगा, वो किस तरह अपने पॉल्यूशन को, अपने एमिशन को कम करेगा। तो ये टर्म आया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो सब देशों ने उस समय अपने अपने हिसाब से बोला कि भाई हम वादा करते हैं कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ताम झाम करेंगे। किसी ने कुछ किया नहीं, सबने वादा किया और भूल गए। लेकिन ये शब्द जो है ये कहाँ से आया, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बात हुई थी, एनेक्स 1 कंट्रीज कौन है, एनेक्स 2 कंट्रीज कौन है, एनेक्स ए में क्या आता है, ये सब चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया हो तो रिप्लाई कर दीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है अच्छा, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, इसमें जैसे मैंने बोला ना कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई हर देश अपनी औकात के हिसाब से तय कर ले उसे क्या करना है। तो इसके 2 टाइम पीरियड रखे गए कि 2008 से 2012 तक किस देश का क्या टारगेट है, और दूसरा दूसरा टाइम पीरियड था 2013 से 2020 तक कौन सा देश क्या टारगेट रखेगा। तो इसके 2 टारगेट थे और दोनों निकल गए हैं। किसी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, किसी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल जो था ना, उसमें जो भी बातें की गई वो 2012 तक के लिए की गई थी, सिर्फ 1997 से 2012 तक के लिए बातें की गई थी, मतलब 15 साल के लिए बातें की गई थी। अब 2012 में फिर से सब देश मिले, और कहाँ मिले, दोहा में मिले। दोहा कहाँ है, कतर में, कतर की राजधानी दोहा है। और वहां पे बोला यार क्योटो प्रोटोकॉल में जो बात कही गई थी वो तो अच्छी है, और हम चाहते हैं दुनिया इस बात को आगे बढ़ाए। तो क्योटो प्रोटोकॉल का समय तो 2012 में खत्म हो गया था, उसी बात को आगे बढ़ाया गया दोहा दोहा अमेंडमेंट में, या दोहा एग्रीमेंट में उसी बात को आगे बढ़ाया गया। यानी ये समझ सकते हो, कह सकते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल का जो बच्चा है वो दोहा प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो को ही आगे बढ़ाया दोहा ने। और दोहा जो है वो 2012 से 2020 तक के लिए था, 8 साल के लिए था। ये समय भी निकल गया है, हमने कुछ नहीं किया एज एक्सपेक्टेड। दुनिया के हर लोग अपने टारगेट को पूरा नहीं करते, और देश तो कोई पूरा ही नहीं करते। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद की ही ये दोहा एग्रीमेंट था। अब मैंने कहा था कि भैया कोई एक नया टॉपिक उठाऊंगा, और इसकी शुरुआत आज से कर देते हैं। तो व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया आज आप लोग क्या नया जानने चाह रहे हो, और मैं आपको क्या बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा आपको पेगासस के बारे में। पेगासस न्यूज में इसलिए आया कि व्हाट्सएप के माध्यम से, देखो ये आज 19 जुलाई है, 19 जुलाई 2021 को दिल्ली में कुछ हो रहा है। दिल्ली में शुरू हो गया मानसून सत्र। मानसून तो आया नहीं, लेकिन जिसे हम कहते हैं मानसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो गया। और आज पार्लियामेंट बैठी थी, और पार्लियामेंट में जैसे बैठी वैसे ही हल्ला मच गया, पेगासस पेगासस पेगासस। इसके बारे में और हल्ला कल के अखबारों से मच जाएगा। कल जब आपके घर में अखबार आएंगे तो और मालूम चलेगा कुछ कांड हो गया। अब ये पेगासस क्या है, इसमें ये बोला गया पेगासस एक स्पाईवेयर है। क्या है, स्पाईवेयर है। और इसने व्हाट्सएप के माध्यम से देश के बड़े बड़े लोगों की जासूसी की है। तो पहले बात है किसकी जासूसी की है, एक तो राहुल गांधी की, दूसरी, चलो ये तो दूसरी पार्टी क्यों गए, भाजपा की पार्टी में मुझे कोई बताएगा अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्टर कौन बने हैं? रेलवे मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री? अश्नवी वैष्णव, रेलवे मंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री की जासूसी हुई है। इस तरह बहुत लोगों की लिस्ट निकली है, और आज से बवाल मच गया पेगासस के बारे में। तो हम इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली चीज तो पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाई मतलब जासूस, और जासूस क्या करता है आप जानते हैं, एक था टाइगर जासूस। वेयर तो आप लोग जानते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर की भाषा में ये शब्द आया है वेयर।
तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करे उसे कहते हैं स्पाईवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करे उसको कहते हैं स्पाईवेयर। बढ़िया। तो पेगासस क्या है कि स्पाईवेयर, इसने जासूसी करना शुरू की। किसका सहारा लिया? व्हाट्सएप का। तो कैसे किया इसने? ये आपके फोन में व्हाट्सएप के माध्यम से कोई लिंक, अगर कोई लिंक आती है या कोई फोटो आती है या कोई वीडियो आता है या कोई वॉइस मैसेज आता है, कुछ भी आता है, आप चाहे उसको देखें या ना देखें, पेगासस इनके माध्यम से आपके व्हाट्सएप में आता है और आपका फोन में घुस जाता है। और आपके फोन में घुसने के बाद ये आपके फोन को पूरा कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल मतलब आपके फोन से कॉलिंग कर सकता है, साउंड रिकॉर्डर ऑन कर सकता है, कैमरा खोल सकता है, वीडियो बना सकता है, कुछ भी कर सकता है और आपको दिखेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना फोन रखा हुआ है, आपके फोन से कॉल लगा दिया इसने, आप जो बात कर रहे हैं उस बात को वहां तक कहीं पहुंचा दिया, उसके बाद फोन काट भी दिया अपने आप, आपके कॉल लॉग में जाके उस फोन की उस कॉलिंग की डिटेल भी हटा दिया, मतलब आपको पता नहीं चला कि कॉल लगा है, कॉल गया है। आपका कैमरा ऑन कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, फोन बंद है, आपको लग रहा है फोन बंद है, उसका कैमरा चालू हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब जो आप अपने हाथ से कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर अपने आप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके फोन का मालिक बन सकता है ये, व्हाट्सएप के माध्यम से घुसता है ये। बढ़िया। बवाल मच गया, देश में 300 लोगों की लिस्ट आ गई जिसने पेगासस का उपयोग किया गया है, और बड़ी बात है कैबिनेट रैंक के मंत्री का पेगासस यूज हो गया, अच्छी बात है। तो पता करना है कि पेगासस क्या है, किसने बनाया। तो एक कंपनी, उसका नाम है एनएसओ, ये कंपनी का नाम है। वेरी गुड, एनएसओ ने बनाया। क्या ये भारतीय कंपनी की विदेशी? ये विदेशी कंपनी है। कहाँ की? इजराइल की। ये इजराइल की कंपनी है। अच्छा, बढ़िया। तो इजराइल की सरकारी कंपनी की प्राइवेट? तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, इजराइल की सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। इसने बनाया स्पाईवेयर, और ये दुनिया भर के, एनएसओ कहती है हम ये पेगासस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते हैं, सरकारों को बेचते हैं, किसी भी प्राइवेट आदमी को हम पेगासस स्पाईवेयर नहीं देते, सरकार को हम बेचते हैं। और ये बहुत तगड़ा स्पाईवेयर है, इसकी चाहे उसकी जासूसी कर सकता है, ये लोग खुद क्लेम करते हैं एनएसओ वाले। और ये स्पाईवेयर अरबों करोड़ों अरबों रुपए में मिलता है, ऐसा नहीं कि 10-20 रुपए का है ये। बढ़िया। अब इस पेगासस ने क्या अभी हमारे देश में जासूसी करी है कि पहले भी किया है? 2020 में ही पेगासस न्यूज में आया था, तब इसने हमारे देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनकी जासूसी की थी। 2021 में फिर पैदा हो गया ये जिन, और अब तो मंत्री मिनिस्टर राहुल गांधी अश्विनी वैष्णव के जासूसी कर रहा है, पता नहीं कब से कर रहा है। और ये लोग टॉप ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों की बातचीत, इन लोगों के रिकॉर्डिंग, इन लोगों का पता नहीं क्या क्या करके कहाँ तक भेज रहा हो, किसको दे रहा हो, क्या पता पाकिस्तान यूज कर रहा हो इसका, क्या पता अफगानिस्तान यूज कर रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान आई गया, पता नहीं वो यूज कर रहा हो। अब ये जो पेगासस है, इसका कोई तोड़ नहीं है, नहीं है कोई फिलहाल तोड़ नहीं। अगर आपके मोबाइल में घुस गया तो घुस गया, और आप इसको जान भी नहीं पाएंगे, आपके फोन में कोई ऐप नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, आपका फोन नॉर्मल फोन जैसे चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर पेगासस बैठा हुआ है। बढ़िया। तो अब ये जो पेगासस है, ये पेगासस असल में क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, क्या है ये पेगासस? पेगासस एक घोड़ा है, ये काल्पनिक घोड़ा है, जिसके क्या है, पंख है, और जिसके जिसके सींग भी है, इसके माथे में 2 सींग भी है। ये काल्पनिक घोड़ा है, और ये ग्रीक मैथोलॉजी में इसका नाम आता है। इस तरह हमारी मैथोलॉजी में एक पुष्पक विमान है, एक गरुण है, उस तरह ये ग्रीक मैथोलॉजी में पेगासस एक घोड़ा है, इसके पंख है, और ये सिंबलाइज करा रहा है कि भैया इस घोड़े के पंख है, कहीं भी घुस जाएगा और जाके जासूसी करके आ जाएगा और सींग भी मारेगा। तो ये पेगासस अभी बहुत न्यूज में है, और 2015-16 से न्यूज में था। अब आप लोग यूपीएससी वाले हो तो बात इतनी सी नहीं रहेगी, थोड़ी मैं अंदर घुसूंगा। पेगासस ने क्या बड़ा काम किया है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। 2015 में क्या हुआ था, एक देश है सऊदी अरब, आप लोग जानते होंगे। सऊदी अरब के इस समय जो मालिक है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ये क्राउन प्रिंस है, वहां के राजकुमार है, वही चला रहे पूरा सऊदी अरब को। इन सऊदी अरब का एक पत्रकार था, इसका नाम था जमाल खशोगी। खशोगी। सऊदी अरब में बहुत भ्रष्टाचार है। ये जो पत्रकार था, ये लिखा करता था कि सऊदी अरब में भ्रष्टाचार है और इन सब भ्रष्टाचार में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। तो भाई मोहम्मद बिन सलमान ने ये कोशिश की कि इसको मरवा दिया जाए, तो ये देश छोड़ के भाग गया, और ये टर्की में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? टर्की में। सऊदी अरब मूल का आदमी था, लेकिन टर्की में रहने लगा। लेकिन और वहां से लिख रहा था भाई सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, ऐसा सब हो रहा है।
मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, अपनी टीम लगाई, MBS मतलब है मोहम्मद बिन सलमान, MBS मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के अभी मालिक है ये, क्राउन प्रिंस है, राजकुमार है, लेकिन अभी ये यही मालिक है। इन्होंने क्या किया, इस जमाल खशोगी के फोन में पेगासस डलवाया, इसके फोन में पेगासस डलवाया और इसकी पूरी लोकेशन ट्रेस की, क्या कर रहा है कैसा कर रहा है। फिर क्या हुआ, जैसे ये जो जमाल खशोगी टर्की के जो दूतावास है, टर्की के दूतावास में गया था किसी काम से, असल में इसको शादी उदी दोबारा करनी थी या जो भी था, कुछ परमिशन लेने गया था जो भी। तो ये दूतावास के अंदर घुसा है, ये दूतावास के अंदर घुसा है लेकिन बाहर नहीं आया। जमाल खशोगी टर्की में जो सऊदी अरेबिया का दूतावास था उसके अंदर गया तो लेकिन बाहर नहीं आया। बाद में मालूम चला कि इसको मार दिया गया, इसकी बॉडी के पीस कर करके इसको फेंक दिया गया। और जब जमाल खशोगी मरा ना, दुनिया भर के लोग खड़े हो गए, दुनिया भर की कंट्रीज खड़ी हो गई, क्योंकि भाई आपने किसी और देश में, टर्की कोई दूसरा देश है, वहां पे सऊदी अरब की जो कमांडोज है वो जाते हैं, जमाल खशोगी को मार के गायब हो जाते हैं, और एक दूतावास के अंदर मारा, एक एम्बेसी के अंदर मारा। तो तब ये पेगासस बहुत न्यूज में आया था, क्योंकि तब मालूम चला कि जमाल खशोगी के फोन में पेगासस से स्पाइंग की जा रही थी और अल्टीमेटली इसको मार दिया गया, क्योंकि ये मोहम्मद बिन सलमान के बारे में लिखता था कि भैया ये कितना करप्ट आदमी और इसने सऊदी अरब की ऐसी करके रखी है। तो जमाल खशोगी का जो इंसिडेंट है ना, इसमें भी पेगासस बहुत न्यूज में आया। फिर मैंने बताया 2020 में हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनकी स्पाइंग हो रही थी, जो ऐसे पत्रकार थे जो नक्सलियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बस्तर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके फोन में मिला था। फिर जो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों के फोन में मिला था। तो ये तो 2020 की बात है। 2021 में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और अश्विनी वैष्णव के फोन में आ गया, और ये पता नहीं बहुत लंबी लिस्ट है। कल परसों का पेपर पढ़ना, तो कल का पेपर पढ़ो, आप सब मालूम चलेगा। लेकिन जो मेन बात है पेगासस क्या है और इससे हम क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज है भाई। मोदी के फोन में कोई डाल दे पेगासस तो पूरे देश की बात जान जाए मोदी क्या सोच रहे हैं, और मोदी को पता नहीं चलेगा। और ये हमारे लिए फेलियर है। मैंने आपको पढ़ाया, हमारी सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर है, ये सब फेलियर है। कैसे इतने बड़े हाई सिक्योरिटी लोग जो है हमारे पॉलिटिशियंस है, उनके फोन तक में चला जा रहा, ये हमारी सिक्योरिटी का फेलियर है। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि, और हमने देखा था कि हमारे पास जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनमें तालमेल नहीं है। फिर हमने ये सब उनकी हायरार्की देखी थी कि भाई ये संगठन है, इनको ये रिपोर्ट करता है। ये सब हमारे फेलियर है। हमारे देश के पॉलिटिशियंस, कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के फोन में स्पाईवेयर हो रहा है। कौन देश स्पाई कर रहा है, कौन देश जासूसी कर रहा है, हमें पता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे ऊपर कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। खैर, तो पेगासस से जुड़ी हुई न्यूज क्लियर हुई कि नहीं, आप बता दीजिए। यस सर। डिटेक्ट कैसे करते हैं श्रद्धा, ये आप मत जानो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है और हमें आपको उतना जानना ही चाहिए, उतना ही जाने जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।